A very good day to all of you. Once again, here comes Saurav Kumar and I will be talking about block diagram of a computer. हम लोगों ने लास्ट क्लास में पहले भी पढ़ा हुआ है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर क्या होता है और उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। आज हम लोग क्या करेंगे कि उसको एक्सप्लेन तो करेंगे ही, उसके साथ साथ हम लोग जो अलग अलग जितने भी तरह के जो डेटा हैं उसको भी जो है हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। तो जो आपका डेटा है मतलब डेटा कहने का मतलब कि जितने भी तरह के यूनिट्स हैं वो सारे यूनिट्स को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द सेम। ये देखिए, ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर है, इसमें आपको जो दिख रहा है कि क्या होता है एक डिजिटल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर होता क्या है, तो उसके एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पर देखिएगा कि जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर है उसमें अ डिजिटल कंप्यूटर इज कंसिडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या होता है, कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है, जो कि अरिथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर जो भी जितने भी तरह के जो लॉजिकल ऑपरेशंस है, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है, वो कवर किए जाते हैं। तो यही आप लोगों ने अभी देखा होगा कि ये जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर है, इसमें आप देखिएगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, दैट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग। तो क्या कैलकुलेट करते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है और लॉजिक ऑपरेशंस भी इसमें इंक्लूडेड होता है। अब यहां पर देखिएगा कि ये एट एनॉर्मस स्पीड लिखा हुआ है, मतलब काफी ज्यादा स्पीड के साथ। इट इज डिफाइंड एज द डिवाइस दैट ऑपरेट्स अपॉन इंफॉर्मेशन डेटा टू बी एबल टू प्रोसेस डेटा, मतलब डेटा का प्रोसेसिंग होता है। कंप्यूटर इज मेड डेटा द कंप्यूटर इज मेड ऑफ वेरियस फंक्शनल यूनिट्स। तो ये जो डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स जो लिखा हुआ है, यही हमारा जो है ये क्या है, ये हमारा है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर का जो है ये मैंने आपका नीचे बना रखा है। इसमें देखिए कई तरीके का ब्लॉक डायग्राम बनता है और कई तरीके से जो है हम लोग उसको दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लास में जो बताया था वो कुछ इसी तरीके का था, लेकिन यहाँ पर वही सेम चीज ही है। यहाँ पर हमने मेमोरी को ऊपर रख दिया, यहाँ पे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को अलग रखा है, मतलब नीचे रख दिया है। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए कि क्या है, यहाँ पर जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं वो क्या है, पहले स्टोरेज यूनिट। ये पूरा का पूरा जो हम लोगों के पास है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हमारा जो है ये सिस्टम यूनिट कहलाता है। ये क्या होता है, ये सिस्टम यूनिट कहलाता है, ये सिस्टम यूनिट कहलाता है। अब ये सिस्टम यूनिट में कैसे जाता है डेटा, तो यहां से इनपुट यूनिट जो है डेटा एनेबल सिग्नल्स भेजता है। कौन भेजता है, कंट्रोल यूनिट भेजता है। देखिए यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, ये एनेबल सिग्नल्स भेजता है कंप्यूटर ये इनपुट यूनिट को, ताकि वो अपना डेटा सिस्टम यूनिट में भेज सके। फिर कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे फिर डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन के जरिए जो है कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो प्राइमरी स्टोरेज को भी निर्देश देता है कि भाई इनपुट यूनिट एक्सेप्ट द डेटा, जो इनपुट यूनिट से जो भी डेटा आ रहा है उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो वो एक्सेप्टेंस यहाँ होता है, यहाँ जाकर के स्टोरेज हो जाता है। यहाँ पर जो स्टोरेज होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। कहाँ प्रोसेसिंग होगी, तो जो प्रोसेसिंग होगी वो देखिए इसके लिए ये डेटा लाइंस बनाए हुए हैं, है ना। तो ये जो डेटा लाइंस है इसके थ्रू प्रोसेसिंग होगी, कहाँ होगी, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें को समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम है, उस ब्लॉक डायग्राम में जो डेटा जा रहा है वो कहाँ से कहाँ जाता है और किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको एकदम बिल्कुल से समझ में आना चाहिए, ठीक है। पिछली क्लास में जो मैंने आपको डायग्राम बताया था वो इसी तरीके का था। क्या था उसमें जो है, देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर इनपुट यूनिट था, है ना, इनपुट यूनिट था, और इससे निकल करके हमारे पास क्या जा रहा था, यहां पर आपका सीपीयू था,
है ना, ये आपका सीपीयू हो गया। और इसी में आपका क्या था, दो चीजें थी, एक हो गया ALU और दूसरा हो गया CU, है ना। और उसके बाद इसमें मेमोरी था, ये आपका हो गया मेमोरी। ये मेमोरी था और यहां से फिर जो है आउटपुट यूनिट निकलता था। मेमोरी में हो गया था प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश। तो ये आपका वही चीज है। यहां पर थोड़ा सा डायग्राम जो है अलग बना हुआ। ऐसे कई सारे डायग्राम्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कई सारे डायग्राम हो सकते हैं। और ये डायग्राम बहुत सारे जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखिएगा कि ये जो डेटा फ्लो है वो डायरेक्ट जो डेटा जा रहा है, एक्चुअल डेटा का जो पासेस है वो इस एरो से दिख रहा है, और जो सिग्नल्स है, जो कंट्रोल यूनिट के द्वारा सिग्नल्स जाता है, वो आपका डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। तो हमेशा जो सिग्नल्स जाएंगे वो कैसे जाएंगे, वो कंट्रोल यूनिट के जरिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंट्रोल यूनिट इज द होल एंड सोल अथॉरिटी। यही आपका होल एंड सोल अथॉरिटी होता है। तो इसके कारण जो है काफी पूरा का पूरा कंप्यूटर को नाम ही है कंट्रोल यूनिट, तो ये पूरा कंट्रोल करता है ना। अब यहां पर देखिएगा कि इसके बारे में मैंने पूरी चीजें जो है एक्सप्लेन किया है। तो ये एक्सप्लेनेशंस मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, आखिर इनपुट यूनिट क्या होता है। तो इनपुट यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर नीड्स टू रिसीव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कंप्यूटर क्या करता है, एक डेटा उनको चाहिए, उनको जो है इनपुट कराने के लिए। तो जब डेटा इनपुट होगा तभी तो उस पर प्रोसेसिंग की जाएगी। तो इनपुट यूनिट वो डेटा प्रोवाइड कराता है। तो कंप्यूटर नीड्स टू रिसीव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, देयरफॉर वी नीड टू इनपुट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। तो हम लोगों को कंप्यूटर में ये यूनिट इंस्ट्रक्शंस डालने होंगे। अब इनपुट यूनिट क्या करता है, द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट यूनिट जो है एक नहीं, एक कोई जरूरी नहीं एक ही, बल्कि एक या एक से अधिक जो है वो इनपुट डिवाइसेस को कंटेन करता है। तो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो आपको मैंने बताया है कौन कौन से होते हैं। पहला तो कीबोर्ड, माउस, ये दोनों तो अटैच्ड होता ही है। और बाकी क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, इसके अलावा वेबकैम, है ना, जॉयस्टिक, कई सारे इसमें भी हैं। देखिए, वेबकैम भी हो सकते हैं, है ना, जॉयस्टिक भी हो सकता है ना। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे कि VCR, OMR, ये सब इनपुट डिवाइसेस, इनके जरिए इनपुट डेटा को इनपुट कराया जाता है। तो ये इनपुट डिवाइसेस के जरिए जो है डेटा इनपुट होता है। और उसके बाद जो हमारे पास बचता है, मतलब हमारे पास जो डेटा है वो डेटा क्या होता है, प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि ये माउस के द्वारा या स्कैनर के द्वारा, यहाँ पर जितने भी माइक्रोफोन्स वगैरह सबके द्वारा जो है, माइक्रोफोन देखिए यहाँ पे जो माइक्रोफोन लगा हुआ ये भी माइक्रोफोन है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, डेटा इनपुट हो रहा है। मतलब जिस किसी डिवाइस से डेटा इनपुट कराया जाता है वो सभी डिवाइसेस जो होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। दूसरा पॉइंट क्या है, कन्वर्ट इट टू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो इनपुट डेटा है वो उसको क्या किया जाता है, वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में बनाया जाता है। सप्लाई द कन्वर्टेड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो जो डेटा है उसको सप्लाई किया जाता है, किसको, आगे जैसे कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो है ये डेटा सप्लाई किया जाता है। और किसको जाता है ये डेटा जाता है डिफरेंट यूनिट्स को। जैसे पहले स्टोरेज यूनिट में जाएगा, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी तो वो ALU के पास जाएगा, फिर प्रोसेस होने के बाद फिर से वापस स्टोरेज के पास जाएगा, और स्टोरेज के पास जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा
कि जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम पहले बताया है ना, वो देखिएगा। ये देखिए, ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम में आप देखेंगे तो क्या है, इस ब्लॉक डायग्राम में जो है आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो भी आपका डेटा है वो इनपुट कराया जाता है। इनपुट कराने के बाद कंट्रोल यूनिट के पास आता है। ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि उस डेटा के साथ क्या करना है। सबसे पहले वो स्टोर करता है डेटा, स्टोर करने के बाद उसको अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में भेजता है। प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद फिर देखिए यहाँ पे स्टोरेज आ जाता है। स्टोर होने के बाद उसको जो है आउटपुट यूनिट को भेज दिया जाता है, तभी वहां पे हमें रिजल्ट मिलता है। तो दिस इज द मेन इंफॉर्मेशन विच वी वांट, है ना। तो जैसा डिजायर्ड इन आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट पाने के लिए हमें उस तरीके का प्रोसेसिंग यहाँ करवाना पड़ता है और उसी तरीके का इनपुट भी हमें देना पड़ता है। तो दिस इज द मेन थिंग। अब आगे देखिएगा कि जो हमारा इनपुट यूनिट है, ये इनपुट यूनिट हमने खत्म कर लिया। स्टोरेज यूनिट उसके बाद है। स्टोरेज यूनिट क्या होता है? स्टोरेज यूनिट, द स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। स्टोरेज यूनिट मतलब भी है कि हमारे पास मेमोरी है और उस मेमोरी में हम लोग अपने डेटा को रख सकते हैं। डेटा को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा को रखने के लिए हमारे पास कई तरह के स्टोरेज यूनिट होते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, है ना। इसमें जो है क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी होगा। तो ये प्राइमरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि डेटा जो है, इसको हम लोग मेमोरी को डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में। तो ये प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि डेटा गेट्स स्टोर्ड फॉर टेम्पररी। ये टेम्पररी डेटा स्टोर होता है। टेम्पररी मतलब हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। और जब टेम्पररी डेटा स्टोर होगा इसका मतलब क्या है कि थोड़े समय के लिए डेटा स्टोर हुआ और उसके बाद फिर वो डिलीट हो जाएगा, खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा अगर कंप्यूटर बंद हो गया। अगर बाय चांस हमने एप्लीकेशन बंद कर दिया तो वो एप्लीकेशन में से जो डेटा प्राइमरी मेमोरी में था वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, ये एक मैंने पीडीएफ खोला हुआ है और ये पीडीएफ को मैं बंद कर दूं तो एप्लीकेशन अगर मैं बंद कर दूं तो ये पीडीएफ भी बंद हो जाएगा, है ना। तो ये एप्लीकेशन जो है वो कौन सा है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम पीडीएफ का खुला हुआ है। तो ये आपका प्राइमरी मेमोरी में खुला हुआ है ना। तो ये प्राइमरी मेमोरी एक टेम्पररी मेमोरी होता है। जब एप्लीकेशन हम लोग बंद कर देते हैं या फिर कंप्यूटर अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है तो ये डेटा स्टोर्ड नहीं रहता। क्लियर? अब यहां पर देखिएगा कि स्टोरेज यूनिट में क्या है। स्टोरेज यूनिट में है कि स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर एंटर्ड थ्रू द इनपुट यूनिट। जो भी डेटा इनपुट यूनिट में जाता है उसको वो स्टोर करता है। एंड फाइनल रिजल्ट्स, इट प्रिजर्व्स इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स। मतलब जो भी बीच में प्रोसेसिंग होता है उसको भी रखता है और उसको भी स्टोर्ड रखता है। और अगर मान लिया कि उसकी प्रोसेसिंग हमारे पास कम है या ज़्यादा है तो उसको भी हम लोग को कर सकते हैं कि वो जो डेटा है उसको हम लोग किसी तरीके से इतना ज़्यादा वो कर दें कि आपका जो स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। जैसे प्राइमरी मेमोरी में टेम्परेरी है तो उसको हमको करना है परमानेंटली स्टोर करना है। तो परमानेंटली स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सेकेंडरी स्टोरेज में डाल देंगे। तो डेटा को जब सेकेंडरी स्टोरेज में डालेंगे तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है डेटा इंटरमीडिएट डेटा को भी स्टोर करता है और हम लोग जो कंप्यूटर है वो इंटरमीडिएट डेटा को भी स्टोर करता है। देखिए, इट प्रिजर्व्स द इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स बिफोर these are sent to the output device। जब आपका आउटपुट डिवाइस को जाता है उसके पहले इसको प्रिजर्व कर लेता है और फिर जो है तब ताकि फाइनल रिजल्ट हमारा निकल सके। इट ऑल्सो सेव्स द डेटा फॉर लेटर यूज। उस डेटा को बाद के लिए यूज के लिए भी वो हमें रखता है। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज स्टोर्स, जो प्राइमरी स्टोरेज मतलब प्राइमरी मेमोरी जिसकी मैं बातें कर रहा था, तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की बातें आ जाएंगी, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि जो आपका
प्राइमरी मेमोरी है वो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी। तो ये प्राइमरी मेमोरी क्या है, स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स वेरी फास्ट। तो ये प्राइमरी मेमोरी थोड़ा फास्ट स्टोरेज करता है ना। दिस मेमोरी इज जनरली यूज्ड टू होल्ड द प्रोग्राम बीइंग करंटली एग्जीक्यूटेड इन द कंप्यूटर। तो ये क्या करता है कि जो आपका डेटा है वो क्या होता है, ये एग्जीक्यूट करता है, और ये एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जीक्यूशन हर बार जब भी एग्जीक्यूशन होता है तो हमारा प्राइमरी मेमोरी ही मेन चीज होता है, यहीं से मेनली डेटा पासेस की जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी बहुत ही जिसको कहेंगे कि बहुत ज्यादा यूजेबल मेमोरी है, और बहुत ज्यादा मतलब उसका नाम ही है प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी। तो ये याद रखना है ना। और इसकी यूजेस बहुत ज्यादा है, हमेशा कभी भी कोई भी एप्लीकेशन पर काम होता है तो प्राइमरी मेमोरी के जरिए ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग मेमोरी की बातें कर रहे हैं। तो स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स वेरी फास्ट, द मेमोरी इज जनरली यूज्ड टू होल्ड द प्रोग्राम बीइंग करंटली एग्जीक्यूटेड। जो भी अभी प्रोग्राम चल रहा है उसको स्टोर करके रखता है। द डेटा बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट यूनिट द इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। तो ये क्या है, जो डेटा यूनिट है वो क्या करता है, वो आपके जो भी डेटा है उसको स्टोर करके रखता है, और जो फाइनल रिजल्ट है उसको भी स्टोर करके रखता है प्राइमरी मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पररी इन नेचर, लिखा हुआ है। क्या है प्राइमरी मेमोरी, टेम्पररी इन नेचर, इसको ध्यान रखिएगा। The data is lost when the computer is switched off. डेटा लॉस हो जाएगा जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा। In order to store the data permanently, the data has to be transferred to the secondary memory, जो मैंने आपको बताया। तो यहां पर है कि परमानेंटली डेटा स्टोरेज नहीं है, आपका टेम्पररली डेटा स्टोरेज है। और यहां पर द कॉस्ट ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज इज मोर एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। ये कॉस्ट भी थोड़ा अधिक होता है, इसलिए जो है ये आपका प्राइमरी मेमोरी काफी इंपॉर्टेंट है। Therefore, most computers have limited primary storage। चूंकि महंगा होता है तो बहुत ज्यादा, इसलिए नहीं कि महंगा होता है, इसलिए क्योंकि ये जो मेमोरी है वो टेम्पोररी स्टोरेज करता है, तो हमें बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं चाहिए। जितना हमारे पास प्रोसेसर है उस प्रोसेसर का जो कैपेबिलिटी होता है उसके अनुसार ही जो है हम लोग प्राइमरी मेमोरी लगाते हैं। यहां पर दूसरी चीज है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज्ड लाइक एन आर्चीव। आर्चीव का मतलब कहीं पर स्टोरेज, परमानेंटली स्टोरेज। इट स्टोर्स सेवरल प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेसेस। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जनरली इसको स्टोर करते हैं। कोई भी प्रोग्राम डेटा को जो है स्टोर किया जाता है। इट स्टोर्स सेवरल प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेस एटसेट्रा। द प्रोग्राम्स दैट you run on the computer are first transferred to primary memory। जो भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को जाता है, और प्राइमरी मेमोरी के बाद जाने के बाद वो प्रोसेसिंग में चला जाता है, प्रोसेसिंग कर सकते हैं उसमें। और वही कह रहा है कि यहां पर whenever the computer first transfer to the primary memory before it is actually run, मतलब एग्जीक्यूशन होने के पहले, प्रोसेसिंग होने के पहले सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में चीजें चली जाती हैं। यानी कि अगर कोई भी एप्लीकेशन हम चलाएंगे तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो मूव हो जाएगा, उसके सारे प्रोग्राम्स मूव होंगे। कहां मूव होंगे, प्राइमरी मेमोरी में। अगर सेकेंडरी स्टोरेज में भी मैंने रखा है कोई प्रोग्राम को तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, कभी कोई मूवी आपने देखा होगा कंप्यूटर पे, तो क्या होता है कि जब हम लोग मूवी चलाते हैं तो मूवी को कोई ना कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए चलाने के लिए। VLC मीडिया प्लेयर, या फिर आप मोबाइल में जब चलाते हैं तो उसमें भी मूवी जब चलाएंगे तो मूवी डायरेक्टली नहीं चलेगा, वो किसी न किसी एप्लीकेशन के साथ चलेगा। तो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा उसके साथ अटैच होगा। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो रहता तो सेकेंडरी मेमोरी में है, लेकिन हम लोगों को जब उसको चलाना होता है तो सबसे पहले वो सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में चला जाता है, और प्राइमरी स्टोरेज में जगह लेता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके मूवी का छोटा छोटा पार्ट लेकर के और फिर प्राइमरी स्टोरेज में भेजता चला जाता है। जितना देर प्राइमरी स्टोरेज में मूवी चलता है उतना देर के बाद
फिर नेक्स्ट जितना स्टोरेज है वो सारा स्टोरेज धीरे धीरे करके प्राइमरी मेमोरी में। जैसे एग्जांपल, अगर 700 MB की कोई मूवी है तो उसको क्या करते हैं, उसको क्या किया जाता है कि भाई उसमें से सारा का सारा 700 MB की मूवी पूरी की पूरी तो हम लोग नहीं एक बार में चला देंगे। अगर ऐसा होता तो पूरे 3 घंटे की मूवी 1 मिनट में खत्म हो जाती। ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग कि जो आपका 700 का MB की जो मूवी है उसमें से 50 MB भेज दिया जाता है टेम्पररी मेमोरी में, मतलब प्राइमरी मेमोरी में। 50 MB जब तक चलता है तब तक दूसरा 50 MB जो सेकेंडरी स्टोरेज में वो फिर से डाल दिया जाता है। और यहीं पर जो कॉन्सेप्ट है कैश मेमोरी का वो यूटिलाइज होता है। कैश मेमोरी क्या करता है कि यहां पर से जो है सेकेंडरी से उठाता है और फिर प्राइमरी में डाल देता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैश मेमोरी, जो कि यहां पर मैंने बताया नहीं है लेकिन इसका यूजेस है, काफी यूजेस है, जो कि मैंने आपको कभी जब आप देखोगे ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का तो कई बार उसमें जो सेकेंडरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी यही दिखाते हैं, कैश मेमोरी को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कैश मेमोरी को थोड़ा समझाना मुश्किल है। बट मैं आपको प्लेन लैंग्वेज में बता देता हूं कि जो कैश मेमोरी होता है ना, वो कैश मेमोरी आपका जो है प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में लगा होता है। और ये क्या करता है कि डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है। बहुत फास्ट मेमोरी होता है, बहुत कम जगह लेता है। 2 MB कैचे होता है। कैश मेमोरी जो है जनरली 4 MB का होता है, 8 MB का होता है। 8 MB कैचे मतलब बहुत हो गया। तो वो क्या करता है 8 MB, जैसे 700 MB का मूवी है तो वो 8 MB ट्रांसफर करेगा, फिर 8 MB ट्रांसफर करेगा, फिर 8 MB, जब तक 8 MB चलेगा तब तक दूसरा 8 MB ला करके प्राइमरी मेमोरी को दे देगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश मेमोरी। और यहाँ पर जो सेकेंडरी स्टोरेज है, कभी कोई प्रोग्राम हम लोग खोलते हैं और उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो अगर उसको कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो वो खुलता तो टेम्पररी मेमोरी में है, मतलब प्राइमरी मेमोरी में, लेकिन जैसे ही उसको हम स्टोर करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली आकर के स्टोर हो जाता है। कोई भी प्रोग्राम, जैसे चाहे वो मूवी हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन होगा तो उसको हम लोग सबसे पहले सेकेंडरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब स्टोर हो जाता है तो उसको फिर से चलाने के लिए जो है वो हम लोग टेम्पररी मेमोरी में भेजते हैं, मतलब प्राइमरी मेमोरी में भेजते हैं। और जब प्राइमरी मेमोरी में भेज देते हैं तो प्राइमरी मेमोरी उसको चलाता है, प्रोसेस कराता है, जो कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में हमने भी देखा है। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद फिर से जो है वो टेम्परेरी मेमोरी में जाकर के डेटा को सेव कर देता है, ताकि जो है हमारे पास जो हमारे पास जो डेटा है वो आउटपुट जा सके। मतलब कि जो भी फाइनली सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, मैंने पिछली बार भी इसको बताया था कि जो आपका डेटा है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर से इनपुट कराया गया है 2, तो 2 इनपुट नहीं होता है, इसका आस्की कोड से इनपुट होगा। तो जब आस्की कोड से इनपुट होता है तो यहाँ पर a = 2 जब है तो यहाँ पर से 2 इनपुट हुआ। 2 का जो आस्की कोड्स होगा वो 10 होगा, 10 अंदर जाएगा, कंट्रोल यूनिट के पास यहाँ पे 10 स्टोर होगा, प्रोसेस करेगा तो पता चला 10 = 2 होता है। उसके बाद जो है ये 10 को जो है 2 समझ करके और उसके बाद ये प्रोसेसिंग के बाद फिर इसको आउटपुट यूनिट में भेज देता है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई और तभी तो ये आउटपुट गया, वरना नहीं जाता। तो इसका मतलब ये है कि जब इनपुट होता है तो उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट हमें मिलता है। तो ये चीजें हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बताया आपको कि इनपुट यूनिट जो है वो डेटा को क्या करता है, वो डेटा को सिंपली इनपुट कराने का काम करता है, और स्टोरेज यूनिट क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, जहां भी हम लोग चाहेंगे वहां स्टोर करेगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज है। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी स्टोरेज कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, पेन ड्राइव आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, फ्लॉपी ड्राइव आपका सेकेंडरी स्टोरेज है,
जो आपका डिफरेंट बहुत सारे शेयर्ड मेमोरी हो सकते हैं, वो सारे मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। सीडी, डीवीडी जितना भी है ये सब सेकेंडरी स्टोरेज है। प्राइमरी मेमोरी केवल एक ही होता है, रैम और रोम, है ना। रैम और रोम ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मेमोरी है वो देखिएगा कुछ बताया गया है यहाँ पर कि मेमोरी का साइजेस वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सेकेंडरी मेमोरी था, द प्रोग्राम्स दैट यू रन ऑन द कंप्यूटर आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर इट एक्चुअली रन्स। Whenever the results are saved, again they get stored in the secondary memory. जब हो जाता है काम तब फिर से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। The secondary memory is slower and cheaper than the primary memory. सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, वो चीपर है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू आपके प्राइमरी मेमोरी के, है ना। The secondary memory is slower and cheaper than primary memory. तो ये याद रखना है। Some of the commonly used secondary memory devices are hard disk, यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क, और ये आपका CD है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज हो जाता है। अब आप देखेंगे कि मेमोरी साइज है ना, तो ये मेमोरी साइज भी है। मेमोरी साइज क्या होता है वो देखिए, ऑल डिजिटल। यहाँ पर मेमोरी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है वो देखिएगा, जो सबसे छोटी यूनिट जो कंप्यूटर मेमोरी में होता है 1 बिट कहलाता है ना, वो बिट होता है। तो ये बिट जो है, ये 1 बिट, ऐसे ऐसे 4 बिट अगर हम लोग मिला दें, 4 बिट अब अगर हम लोग मिला दें तो उसको 1 निबल कहा जाता है ना, 1 निबल कहा जाता है। और अगर 8 बिट डाल दें, अगर 8 बिट साथ में मिला दें तो उसको 1 बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 बाइट कहा जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको बढ़ा दें और 1024 बाइट की अगर बातें करते हैं तो 1024 बाइट को अगर मिला दें तो ये 1 किलो बाइट हो जाता है। और जब 1024 किलो बाइट को अगर हम लोग मिलाएं, ऐसे ऐसे कई सारे 1024 किलो बाइट को अगर हम लोग मिला दें तो उसको 1 MB मेगाबाइट कहा जाता है। 1024 MB को अगर हम लोग मिला दें एक साथ तो उसको 1 GB कहा जाता है, गीगाबाइट। फिर 1024 GB मिला दें तो ये क्या कहा जाएगा, 1 TB, टेराबाइट। तो काफी सारे ये मेमोरी के जो है आपका तरीका है जिसमें कि मेमोरी को स्केलिंग की गई है। तो अलग अलग इसकी स्केलिंग है ना, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए इसमें आगे जो है हम लोगों को जो पढ़ना है वो है नेक्स्ट, मेमोरी साइज। मेमोरी साइज होता क्या है, मेमोरी साइज में देखिए क्या है, ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स यूज द बाइनरी सिस्टम। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या करते हैं, बाइनरी सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं। तो बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम जो कि आपका 0 और 1 दो ही चीज स्टोर कर सकते हैं। तो बाइनरी सिस्टम हमेशा क्या होता है, 0 और 1 हो सकता है। तो ये बाइनरी सिस्टम कहलाता है। अब ये जो बाइनरी सिस्टम है उसमें 0 और 1 तो है, और उसमें जितना भी नंबर, अल्फाबेट जो भी रिप्रेजेंट करना है वो सारे 0 और 1 पे ही काम करेंगे। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं वो 0 और 1 पे ही काम करते हैं, जो कि बाइनरी नंबर्स पे आधारित है। तो यहां पर जो है ये कहता है कि ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स आर द बाइनरी सिस्टम दैट इज 0 and 1s, ईच
character or a number is represented by 8-bit कोड। 8-bit कोड मतलब 8-bit मैंने अभी बताया था 1 बाइट होता है, तो मतलब 8-bit कोड में जनरली इसको देखा जाता है। द सेट ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। देखिए नीचे लिखा हुआ है, द सेट ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट, है ना। अ कैरेक्टर ऑक्युपाइज 1 बाइट स्पेस, तो जो एक कैरेक्टर स्पेस लेता है वो कम से कम 1 बाइट का स्पेस लेता है। अ न्यूमेरिक ऑक्युपाइज 2 बाइट ऑफ स्पेस, मतलब जो अगर कोई नंबर है तो वो 2 बाइट स्पेस लेगा। कौन? एक नंबर, है ना। बाइट इज द स्पेस ऑक्युपाइड इन द मेमोरी। ये सब क्या है? ये सब मेमोरी के चीजें हैं, मेमोरी के पार्ट। द साइज ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज इज स्पेसिफाइड इन केबी किलोबाइट्स और एमबी मेगाबाइट्स इक्वल टू 1024। तो ये जो है मेगाबाइट, आपको मैंने भी बताया मेगाबाइट क्या होता है, 1024 जो 1 ये जो है आपको 1 केबी जो है और एमबी ये जो स्पेसिफाइड है, तो बहुत सारे केबी मिलकर के क्या बनाते हैं? मेगाबाइट्स बनाते हैं, है ना। 1024 केबी इज इक्वल टू 1 एमबी, फिर 1 केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, तो 1 केबी जो कि मैंने अभी बताया है आपको, ये सारी चीजें यहाँ पे भी बताई गई हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। द साइज ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज इन अ पीसी, जनरली साइज जो होता है पीसी का, जो पर्सनल कंप्यूटर का, तो सबसे पहले जो आते थे उसका स्टोरेज बहुत ही कम होता था। जैसे यहाँ पे 16 MB की बातें हो रही है, 32 MB, 48 MB, 128 MB, तो इस तरह की इतना ही का जो है कंप्यूटर आता था। लेकिन आज के डेट में कितना मेमोरी है भाई तुम्हारा? तो मेरा 8 GB का रैम है, तो 8 GB का रैम ही है। और जो मेन मेमोरी है वो कितना है? तो मेन मेमोरी जो आपका जो रैम की बात कर रहे हैं वो तो 8 GB और 16 GB पर आ गया है। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसकी बातें अगर करें तो आज हम लोग टीबी में हैं, 1 TB 2 TB का जो है हार्ड डिस्क आता है हमारे पास। तो ये आपका टोटल मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है? ऑब्वियसली जो हमारा यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग रिजल्ट देख पाते हैं वो आउटपुट यूनिट के जरिए। तो द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स ऑफ अ कंप्यूटेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो आउटसाइड रिजल्ट जो है वो किसके थ्रू मिलता है हमें? तो वो हमें मिलता है आउटपुट यूनिट के जरिए। और जो आउटपुट यूनिट है वो क्या होता है? प्रिंटर्स, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब वीडीयू, मॉनिटर जिसको कि बोलते हैं हम लोग, फिर अदर कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस जैसे स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे पास जो हैं वो स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर सब आउटपुट डिवाइसेस ही हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो जो हम लोग पढ़े थे ब्लॉक डायग्राम, उसमें जो सीपीयू था, सीपीयू, तो सीपीयू में 2 ही चीजें मेनली होती हैं, वो एक होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। तो अभी एएलयू और सीयू की बातें हम लोग करेंगे, है ना। तो एएलयू यहाँ पर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो जितने भी कैलकुलेशंस जो होते हैं वो सब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द अरिथमेटिक एंड लॉजिक unit of the computer. It also does comparison and takes decision. तो ये comparison कैसे होता है? Logical comparison होता है। जब भी logically हम लोग जब बातें करते हैं, जैसे logical क्या होता है? कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर and और logic gates, तो and और not, ये 3 जो है मेन logic gates हैं, उनके जरिए जो है काफ़ी सारे लॉजिकल काम किए जाते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में बहुत नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? वो इसलिए क्योंकि जितने भी लॉजिक गेट्स हैं दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ 0 and 1, तो वो 0 1 पे ही काम करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 0 और 1 पे हम लोग काम करते हैं। तो ये आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, जिसमें कि हमेशा जो है वो क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इट डज टेक कंपैरिजन, ये कंपैरिजन भी होता है। तो ये लॉजिक यूनिट के चलते कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। द एएलयू कैन परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जितने भी अरिथमेटिकल काम है वो सब कर सकता है। एंड डज लॉजिक ऑपरेशंस, तो ये लॉजिक ऑपरेशन देखिए ग्रेटर देन,
इक्वल टू, लेस देन, ये सब लॉजिक ऑपरेशंस हैं। तो ये इसके द्वारा किए जाते हैं। कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड एंड कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर्स द डेटा स्टोरेज इनटू एएलयू। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो जो है डेटा ट्रांसफर कराता है हमारे स्टोरेज यूनिट से लेकर के और सीपीयू को, मतलब जो आपका सीपीयू में एएलयू है उसको। ठीक है, तो ये आपका अरिथमेटिक यूनिट है, ये आपका अरिथमेटिक यूनिट का काम है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो उसकी बातें अगर हम लोग करेंगे तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट आपका सीपीयू का पार्ट है, मैंने अभी डिस्कस किया था। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही पार्ट है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही पार्ट है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, ये एक ऐसा यूनिट है जो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। तो यहां पे लिखा हुआ है इट कंट्रोल्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। द कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट्स द इनपुट यूनिट वेयर टू स्टोर द डेटा। कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि डेटा को कहां पे स्टोर करना है ना। पूरा मेमोरी 1 TB का है तो आखिर उसमें डेटा कहीं तो स्टोर करेंगे, कहां स्टोर करेंगे, तो ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा। द कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट्स द इनपुट यूनिट वेयर टू स्टोर द डेटा एंड टू रिसीव फ्रॉम द यूजर। द कंट्रोल यूनिट it also controls the flow of data। मतलब जो डेटा है वो उतना ही देगा जितना कि रिक्वायर्ड है। मतलब हमारा कंप्यूटर है बहुत फास्ट है, लेकिन उसका भी तो कहीं ना कहीं कोई लिमिट है ना। तो जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है वो कुछ डेटा के लिए प्रोसेसिंग टाइम अलग होता है, किसी और डेटा के लिए प्रोसेसिंग टाइम अलग होता है। लेकिन समझिए कि अगर बहुत सारा डेटा की प्रोसेसिंग उसको अगर दी गई है तो क्या करेगा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट रोक के रखेगा आगे आने वाले डेटा को। जब तक पहले वाला डेटा प्रोसेस ना हो जाए तब तक उसको कंट्रोल करेगा। मतलब यही है कि कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द डेटा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, कि जो डेटा के फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स फ्लो ऑफ रिजल्ट्स। तो जो फ्लो ऑफ रिजल्ट है उसको भी कंट्रोल करता है, मतलब हर चीज को कंट्रोल करता है, इसका काम ही है कंट्रोल करना, है ना। तो रिजल्ट्स फ्रॉम द एएलयू टू द स्टोरेज यूनिट। द कंट्रोल यूनिट इज जनरली रेफर्ड टू एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पूरी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई है, काफी सारे डेफिनेशंस मैंने आपको बताया है। तो सारे डेफिनेशंस को आप लोग अपने नोटबुक्स में जरूर लिख लेंगे, क्योंकि जब नोटबुक्स में आप लिखेंगे तो एक बार के लिए कम से कम आप पढ़ लेते हैं उस चीज को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, आगे देखिएगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू जिसको वो बोलते हैं। तो सीपीयू जो है वो मैंने आपको जैसा कि बताया कि एएलयू और सीयू दोनों होता है। तो द कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे देखिए, द कंट्रोल यूनिट सीयू एंड अरिथमेटिक लॉजिक एएलयू ऑफ द कंप्यूटर आर टुगेदर नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोनों को एक साथ अगर रखते हैं तो सीपीयू कहा जाता है। द सीपीयू इज लाइक ब्रेन परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशन। ये क्या है? ब्रेन जैसी चीजें हैं, ये ब्रेन है। और ये कौन कौन सी? इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन, it takes all the decisions, it controls all the units of the computer। तो जितने भी कंट्रोलिंग यूनिट हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो गाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे। ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने किया है, तो इसको आप लोग कर लेंगे और फाइनली जो आप लोगों को एक नोट्स बना लेंगे, और नोट्स बनाने के बाद आप लोग इसमें देखेंगे कि काफ़ी इजी हो गया आपके लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ अनदर टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू, बाय बाय।